नमस्कार दोस्तों, वीवीआर क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विक्की चौधरी। देखिए भाई, जैसे कि हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे थे और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट आपके डल चुके हैं, जिसमें से क्या एक में 40 क्वेश्चन रहे, कुछ में 20 रहे, कुछ में 25 रहे। जिन लोगों ने वो नहीं देखे हैं भाई, उन्हें जाकर भी देख लें। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन है, हर बार कुछ नए क्वेश्चन लाने की कोशिश है। हर तरीके की लैंग्वेज शामिल करी जा रही है। आज के प्रैक्टिस सेट की लैंग्वेज कुछ भिन्न है। तो जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संघर्षहीन वर्ण है। अर्थात आपने पढ़ा होगा सघोष, अघोष, अल्पप्राण पढ़े होंगे, महाप्राण पढ़े होंगे, संघर्षी पढ़े हैं, कोमलाक्षर पढ़े हैं, अंतस्थ पढ़े हैं, ऊष्म पढ़े हैं, इस पर संघर्षी पढ़े हैं। लेकिन ये पूछ रहा संघर्षहीन। हीन की बात होती है तो हीन का मतलब होता है बिल्कुल अलग, यानी कि जिसमें क्या संघर्ष ही ना हो, ऐसे वर्ण बता दो। अगर इस क्वेश्चन की मैं लैंग्वेज चेंज कर दूं तो आप इसका आंसर एकदम से अभी दे देंगे कि निम्न में से कौन सा वर्ण आपका अर्धस्वर है। निम्न में से कौन सा वर्ण आपका अर्धस्वर है। तो तुरंत आपका जवाब आ जाएगा कि बोले सर अर्धस्वर, अर्धस्वर पूछ रहे हो तो ये लो। अर्धस्वर क्या होते हैं आपके, यह और वह। अर्थात जो अर्धस्वर होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, संघर्षहीन वर्ण कहा जाता है। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, तीसरा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सभी स्वर होते हैं, भाई जितने भी स्वर हैं सभी स्वर होते हैं। अल्पप्राण, बिल्कुल भैया अल्पप्राण तो होते हैं, क्योंकि इनमें जब बोलते हैं तो बोलने में कम वायु बाहर निकलती है। जब कम वायु बाहर निकलेगी तो भाई सीधी सी बात है अल्पप्राण कहलाएंगे। आप आंसर टिक कर देंगे पहला, लेकिन भाई चारों ऑप्शन पढ़ने की बहुत जरूरत है। दूसरा है महाप्राण। भैया महाप्राण तो ये कहीं से कहीं तक नहीं होते हैं, इसलिए महाप्राण गलत हो गया। अल्पप्राण व सघोष, बिल्कुल सही बात, कि जो आपके सभी स्वर होते हैं, स्वर आपके अल्पप्राण भी होते हैं और अल्पप्राण होने के साथ साथ ये आपके सघोष भी होते हैं। क्योंकि जब आप स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुखांगों में कंपन भी होता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, तीसरा। महाप्राण व अघोष तो ये कहीं से कहीं तक भी नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हुआ भाई, तीसरा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इसकी लैंग्वेज थोड़ी हटके है, तो भाई वाकई ही हटके है। बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है और आप भाई अपना स्कोर इसमें जरूर लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने हों तथा उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है, कहलाता है। मतलब ऐसे शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर तो बने हों, लेकिन उसके बाद उनका अपना अपना भी अर्थ होता हो, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं। तो भैया बताओ, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो यौगिक शब्द होते हैं वो भी 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं और दोनों का उनका भी अर्थ होता है। योग रूढ़ होते हैं वो भी 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं और उनका भी भाई अर्थ होता है। अर्थात जैसे क्या मैं उदाहरण दूं आपको, जैसे उदाहरण है आपका विद्यालय। तो विद्याधन किससे बना है, आल्य से। अच्छा, विद्याधन आल्य से बना है तो आल्य का अर्थ होता है घर और विद्या का अर्थ होता है ज्ञान। अगर अगला शब्द दूं मैं आपको कि अगला शब्द है जैसे क्या आपका गजानन, तो वो बनता है किससे, गज धन आनंद से। एक एक क्वेश्चन को समझे, चैप्टर भी क्लियर करता चलूंगा भाई। गज का अर्थ होता है हाथी और आनंद का अर्थ होता है मुख। अर्थात इनके भी अपने अपने अर्थ हैं। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी घुमा रखी है। पृथक अर्थ भी होता है, ये कह रहा है कि योग से बने हो। भाई योग से जो बनते हैं तो केवल वो बनते हैं आपके योगी। अर्थात योग से अन्य के लिए कहता, तब आपका आंसर क्या होता, योग रूढ़। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा, दूसरा। आशा करता हूं कि आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी।
अगला क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से प्रयोग के आधार पर हिंदी में शब्दों के भेद हैं, यानी कि प्रयोग के आधार पर। तो देखिए भैया, इसका आंसर बहुत सारे आप गलत करोगे, मुझे पता है, क्योंकि आपने जो शब्द पढ़े हैं वो इस प्रकार पढ़े हैं, बोले संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, विशेषण शब्द है, क्रिया शब्द है। आपने तत्सम शब्द पढ़े हैं, तद्भव पढ़े हैं, देशज, विदेशज, रूढ़, योग रूढ़, यौगिक, संकर, सार्थक, निरर्थक, ऐसे पढ़े हैं। लेकिन भाई याद करो, जब मैंने शब्द विचार वाला टॉपिक शुरू कराया था आप लोगों का, तो शब्द विचार वाले टॉपिक में मैंने बताया था शब्द पूरे शब्दकोश में, यानी कि हिंदी शब्दकोश में 4 प्रकार से होते हैं। एक तो होते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति, जिन उत्पत्ति वालों को ही दूसरा नाम देते हैं क्या हम, स्रोत। ठीक है, थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है भाई, इस पे समझे बात को, मैं बोल रहा हूं। उत्पत्ति अर्थात स्रोत। दूसरे होते थे आपके व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति के साथ साथ में मैंने एक शब्द जोड़ा था संरचना, और संरचना के बाद में जोड़ा था क्या भैया आपका, प्रयोग, और उसके बाद जोड़ा था यानी कि क्या आपका, बनावट। एक थे आपके किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो भाई इसका आंसर कौन सा हो जाना चाहिए, यानी कि आपके जो व्युत्पत्ति और संरचना या बनावट या प्रयोग के आधार पर शब्द थे वो कितने थे, उनकी संख्या थी मेरे भाई, आपकी संख्या थी उनकी 3। और 3 शब्द थे वो आपके, एक शब्द था आपका रूढ़, एक था आपका यौगिक, और एक था आपका योग रूढ़। अर्थात इसका आंसर कौन सा होगा, डी होगा। देखिए कुछ लोग कह रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 5 जो पिछली वीडियो में था, तो उस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मेरे भाई बी है। ठीक है, उसे ठीक कर लें, मैंने कमेंट बॉक्स में लिख दिया था, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, लेकिन कुछ लोग ना पढ़ पाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला, इनमें से कौन सी संज्ञा सर्वनाम से भाववाचक नहीं बनी हुई है, अर्थात बाकी, यानी कि सर्वनाम से भाववाचक नहीं बनी हुई है। अब देखें, यानी कि कह रहा है कि सर्वनाम से नहीं बनी हुई। एक तो अपनत्व, स्वतत्व, अहंकार, स्वास्थ्य है, तो मतलब भाववाचक नहीं है बनी हुई। तो देखे अपनत्व यानी कि अपना सर्वनाम से बनी है। अपनत्व किससे भैया, अपना सर्वनाम से। स्वतत्व आपकी क्या, किससे, सर्व सर्वनाम से। अहंकार, इसके बाद स्वास्थ्य है। तो भाई इसमें से कौन सी नहीं है बनी हुई, अहंकार किससे, अह से बनी हुई है। इसके बाद आपका आंसर कौन सा होता है, डी अर्थात स्वास्थ्य। ये आपकी सर्वनाम से बनी हुई नहीं है। इसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्न में से सर्वनाम से विशेषण कौन से शब्द में गलत बना हुआ है। अर्थात क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, शायद आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। कह रहा है कि सर्वनाम से विशेषण कौन से शब्द में गलत बना हुआ है, अर्थात वह से क्या, वैसा। बिल्कुल भाई ठीक है आपका, वह से वैसा विशेषण बनता है। मैं से मेरा बनता है, जैसे तू से तेरा बनता है, जो से जैसा बनता है। लेकिन यह का बहुवचन रूप है क्या आपका, ये, अर्थात ये आपका विशेषण नहीं होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि रमा ने खाना बना लिया। प्रयोग व रचना के आधार पर क्रिया का भेद है। प्रयोग व रचना के आधार पर क्रिया होती है मेरे भाई कितने प्रकार की, 8। और जो वो 8 प्रकार होते हैं उनमें से आपकी सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, सजातीय क्रिया, और उसके बाद में आती है आपकी सहायक क्रिया। अब इसमें से कह रहा है कि रमा ने खाना बना लिया, अर्थात कितनी क्रियाएं प्रयुक्त हुई हैं, 2। एक तो बना और एक कितनी, लिया। अर्थात क्रिया का कौन सा भेद हो गया, संयुक्त क्रिया। बात क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल स्पष्ट। प्रेरणार्थक क्रिया वो होगी जिन क्रियाओं में कर्ता कितने होंगे आपके, जिन क्रियाओं में कर्ता होंगे आपके मेरे भाई 2 कर्ता होंगे और एक कार्य होगा, तो क्रिया कहलाएगी प्रेरणार्थक। पूर्वकालिक होगी, जैसे क्या, पढ़ कर, क्या भैया, पढ़ कर, अर्थात एक क्रिया पहले समाप्त हो चुकी होगी। नाम धातु वो कहलाती है जो केवल आपकी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय लगने के बाद बनती है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित में से रीतिबोधक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। रीतिबोधक, रीति कहते हैं ढंग व तरीका, अर्थात क्रिया के होने के ढंग व तरीके को का जो बोध कराता है वो कहलाता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब कहा कि बराबर, इस तरह, अचानक, सामने। तो भाई इस तरह, बराबर, सामने, ये क्या है आपके क्रिया विशेषण तो हो सकते हैं, लेकिन क्या है अन्यथा। बराबर होगा आपका परिमाणवाचक। कौन सा? परिमाणवाचक। इस तरह होगा आपका कौन सा भाई, यानी कि जो आपके गुणवाचक के अंतर्गत जाते हैं। अगला आता है अचानक, कि वह अचानक गिर गया। भाई कैसे गिर गया? अचानक गिर गया। तो अचानक गिरा तो आंसर तो ये होगा। सामने होगा तो वो कौन सा होगा? संबंधवाचक। संबंधवाचक क्रिया विशेषण। निम्न में से पुल्लिंग शब्द है, कौन सा पुल्लिंग शब्द? पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है? अर्थात बोले क्या? बोले मुझे बहुत सुख है, तो भाई पुल्लिंग है। बोले जलज है, ये भी क्या है? पुल्लिंग है। शस्त्र है, वो भी क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन क्या है? मानवता। मानवता देखी जाती है, ना कि देखा जाता है, अर्थात इसमें क्या है? मानवता स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इनमें से किसका लिंग परिवर्तन नहीं होता? भैया कौन सा शब्द ऐसा है जिसका लिंग परिवर्तन नहीं होता? जवाब दो। ठीक है भाई, देखो आप भाई वीडियो को देख रहे हैं तो भाई लाइक भी करा करो और भैया इसे शेयर भी करा करो। ठीक है, देखें आज हालत नहीं थी बनाने की, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए निरंतर रूप से वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरे भाई इतना तो बनता है कि आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखे करें कुछ ना कुछ, और उसके बाद आप वीडियो को शेयर जरूर करा करें। एक दिन आप सभी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर वीडियो का लिंक जरूर लगाएं। कह रहे हैं कि इनमें से किसका लिंग परिवर्तन नहीं होता? देखिए ससुर का क्या हो जाता है? सास। वीर का क्या हो जाता है? वीरांगना। कवि का क्या हो जाता है? कवियत्री। और डॉक्टर जो होता है इसका कभी भी लिंग परिवर्तन नहीं होता, अर्थात इसका आंसर कौन सा हो जाना है? ए। अगला, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए भाई वचन आपके जो संस्कृत होती है तो संस्कृत में होते हैं 3 प्रकार के, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जो संस्कृत का द्विवचन होता है उसे हिंदी के बहुवचन में गिना जाता है। तो इस प्रकार हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2, एक वचन और बहुवचन। तो इसका आंसर कौन सा होगा? 2 होगा। अगला, नंदू दूध पीता है वाक्य में कारक का भेद है, अर्थात कोई भी चीज रेखांकित कर कर नहीं दी गई है। तो भाई हमेशा ये देखना कि दूध पीता है तो पीता कौन है? नंदू, अर्थात पीने का संबंध किससे है? नंदू से, अर्थात कौन सा कारक है? कर्ता कारक। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला, किस कारक में तुलना करने का भाव का बोध होता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने पहले ही बोल दिया लैंग्वेज अच्छी है आज के क्वेश्चनों की। तो देखिए किस कारक में तुलना करने के भाव का बोध होता है? तुलना करते हैं तो एक बात बताना, जब तुलना होती है तो तुलना कहते हैं यानी कि किन्हीं 2 चीज़ों की कंपैरिजन करें। जैसे क्या राम श्याम से सुंदर है, तो भाई श्याम से सुंदर है तो से का प्रयोग करा गया, और से का प्रयोग करा गया तो कौन से कारक के अंतर्गत जाएगा? आपका अपादान। और वैसे भी कहते हैं कि किन्हीं 2 चीज़ों की आपस में तुलना करें तो वो दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, और जब अलग अलग होती हैं तभी उनकी तुलना होती है। तो उसमें कौन सा कारक होगा? हमेशा अपादान कारक। संप्रदान कारक तब होता जब क्या के लिए का प्रयोग किया जाता, अधिकरण में में और पर का प्रयोग करा जाता है। संबंध कारक में रा, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, इन 9 विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अगला, राम ने रावण को मारा वाक्य में कौन सा वाच्य है? देखें कि राम ने रावण को मारा वाक्य में कौन सा वाच्य है? वाच्य पूछ रहा है, यानी कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं आपके? 3, एक तो कृतवाच्य, एक कर्मवाच्य और एक कौन सा? भाववाच्य। अब जब मैंने वाच्य पढ़ाए थे तब आप लोगों को पता होगा कि वाच्य पढ़ाते समय मैंने एक बात बताई थी कि वाच्य में हमें क्रिया को देखना होता है कि क्रिया किसके अनुसार वाक्य में प्रयुक्त हुई है। अर्थात अगर जो आपका कर्ता है, कर्ता के अनुसार क्रिया परिवर्तित है तो वाच्य कृत है। अगर कर्म के अनुसार क्रिया परिवर्तित है तो वाच्य कर्म है। या कर्ता और कर्म के अनुसार दोनों में से किसी के अनुसार भी परिवर्तित न हो तो समझ लेना कौन सा वाच्य है? भाववाच्य है। तो अगर मेरे राम के अनुसार क्रिया वाक्य में आई है तो अगर मैं राम को परिवर्तित करूं मेरे भाई
तो सीधी सी बात है क्रिया परिवर्तित हो जानी चाहिए। अगर रावण के अनुसार आई है तो रावण को परिवर्तित करूं तो भाई क्रिया परिवर्तित हो जानी चाहिए। लेकिन मैंने राम की जगह सीता करके देखा तो सीता ने रावण को मारा, क्या क्रिया पर प्रभाव पड़ा? कभी नहीं। अब रावण की जगह आप शूर्पणखा कर लो कि राम ने शूर्पणखा को मारा, क्या भाई क्रिया पर प्रभाव पड़ा? नहीं। कि राम ने बच्चों को मारा, क्या क्रिया पर प्रभाव पड़ा? नहीं। जब किसी से क्रिया पर प्रभाव नहीं पड़ रहा तो इसका मतलब वाच्य कौन सा है आपका? भाववाच्य है। काम खत्म। आगे देखिए, संज्ञा पद के पद परिचय में क्या नहीं बतलाया जाता। अर्थात कहने का मतलब ये है कि संज्ञा किसका बोध नहीं कराती, अर्थात उसके पद से किसका बोध नहीं होता। संज्ञा का प्रकार बिल्कुल होता है, संज्ञा के लिंग का बिल्कुल होता है कि जैसा राम है तो भाई पुल्लिंग है और सीता है तो क्या है? स्त्रीलिंग है। वचन का भी पता चलता है, जैसा लड़के हैं तो बहुवचन है, लड़का है तो एक वचन है। केवल किसका बोध नहीं होता है? काल का बोध नहीं होता है। क्लियर हो रही होगी बात? तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें वीडियो देखने के साथ साथ। अगला, गीतांजलि में संधि का प्रकार है। बोले गीतांजलि लिखते हैं तो गीता धन अंजलि अर्थात दीर्घ स्वर संधि। काम खत्म। अगला क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आपका कि निम्न में से गुण संधि का उदाहरण नहीं है, अर्थात गुण संधि का उदाहरण नहीं है। बाकी 3 उदाहरण आपके गुण संधि के हैं, एक नहीं है। और वो कौन सा नहीं है? स्वेच्छा है, गुण संधि है। सर्वेक्षण है, गुण संधि है। सूर्योदय है, गुण संधि है। अर्थात स्वेच्छा भाई क्या आपकी गुण संधि नहीं है, अर्थात इसमें कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि। अगला क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्न में से विसर्ग संधि किसमें नहीं है, अर्थात विसर्ग संधि। देखिए निरक्षर को करेंगे आप तो निरक्षर का हो जाएगा नी धन अक्षर, नी धन अक्षर, अर्थात निरक्षर विसर्ग संधि हो गई। दुरात्मा का होता है दो धन आत्मा, आत्मा, तो भाई क्या हो गई? विसर्ग संधि। हरिश्चंद्र में हरि धन हरि विसर्ग लगेगा और बाद में क्या? चंद्र, अर्थात विसर्ग संधि। केवल विसर्ग में ही कौन सी नहीं होती? विसर्ग संधि। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है तुलसी कृत में समास का भेद है। तुलसी कृत अर्थात तुलसी के द्वारा कृत या तुलसी से कृत। अब भाई तुलसी के द्वारा हो या तुलसी से कृत हो तो भैया से का प्रयोग किस में करते हैं? अपादान में और किस में? करण में। लेकिन अपादान कराता है किसका? अलगाव का बोध। अलगाव होता है आपका यानी कि क्या भैया कि अलग करने के बोध में। लेकिन करण कारक तत्पुरुष समास होता है माध्यम या साधन, अर्थात कृत जो हुआ है या लिखा जो गया है वो किसके द्वारा लिखा गया? तुलसी के। अगर तुलसी के द्वारा लिखा गया है तो आपका कौन सा कारक होगा? करण कारक तत्पुरुष समास। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई। कह रहा है कि बहुब्रीहि समास किसमें नहीं है? महापुरुष, महान है जो पुरुष, अर्थात कोई भी हो सकता है। बहुब्रीहि समास है निश्चित रूप से। गजानन देखते ही पता चल जाएगा बहुब्रीहि समास है। मधुसूदन बहुब्रीहि समास है। नील लोहित, नीला और लाल, अर्थात कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। कौन सा समास है मेरे भाई? द्वंद्व समास है। यानी कि विपरीत तो नहीं है लेकिन विपरीत जैसा है, तब कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 21, अनु उपसर्ग किसमें नहीं है? अर्थात यानी कि सभी में अनु उपसर्ग होगा, एक में अनु उपसर्ग नहीं होगा। तो आप देखें कि जो आपका अध्यक्ष है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? पहला ही ऑप्शन मिल गया अधि। और भाई अन्वीक्षण में अनुधन इक्षण, अनुदित में अनुधन दित, उस उदित, और अन्व्य में अनुधन इय, अर्थात इनमें सभी में अनु उपसर्ग है, केवल एक में नहीं है। और वो किस में नहीं है भैया? आपका आंसर कौन सा हो गया? ए। भाई बात अच्छी लग रही हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, ठीक है, कंटेंट सही लग रहा हो आपको तो वीडियो को भाई शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को पूरा देखा करें। निरंतर रूप से आपको वीडियो डाली जा रही है। ये बात पक्की है कि आपके टेट के पेपर से, एसआई के पेपर से और जीडी के पेपर से पहले लगभग मैं 40 से 50 प्रैक्टिस सेट करा दूंगा। और 40 को आप 20 से ही गुणा कर लो। अगर मान लिया हम 20 क्वेश्चन भी रोजाना लेते हैं तो 40 गुणा 20 कितने हो गए भाई? यानी कि 800 प्रश्न। और 800 प्रश्न में से ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके निश्चित रूप से लगभग 80% पेपर अगर ना फंसे
तो भाई मुझे बता देना कि 80% क्वेश्चन आपकी वीडियो से नहीं आए। ठीक है, आप बिल्कुल निश्चित रूप से करते रहो, बिल्कुल कहीं भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना करा रहा हूँ उतना है, जो लोग जानते हैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें अच्छे से पता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कि तद्धित प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं। बढ़िया क्वेश्चन बोला ना मैंने आपसे कि एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन है आज, कि जो तद्धित प्रत्यय होता है तो तद्धित प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तो उसके 7 भेद होते हैं तद्धित प्रत्यय के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 कि घोड़े का पर्यायवाची शब्द है। भैया सुधा, सुधा भी नहीं है, मद भी नहीं है, गुलशन भी नहीं है, एक क्या होता है आपका सैंधव। सैंधव क्या है? अगला आता है अलीक और अलीक, युग्म शब्द का सही अर्थ है। अर्थात ये शब्द वो होते हैं मेरे भाई, जो जिन शब्दों का आप कहते हैं कि ये शब्द ऐसे होते हैं जो समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों के अंतर्गत जाते हैं। और समश्रुति का मतलब सुनने में तो एक समान लगे लेकिन अर्थ क्या हो, अलग अलग। देखें, इनमें से किसी एक शब्द का अर्थ आपको पता होता है, एक का पता नहीं होता, तो आप उसके अनुसार भी लगा सकते हैं। देखिए जो अलीक होता है इसका अर्थ मुझे अच्छे तरीके से पता है, इसे कहते हैं झूठा। बोले तू तो बहुत अलीक है। और अलिक का अर्थ होता है ललाट, अर्थात इसका आंसर कौन सा हो गया 25। भाई वीडियो अच्छी लगी हो शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना कितना स्कोर आपका हुआ, और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निरंतर रूप से वीडियो मिल रही हैं, आप इसका पूर्ण लाभ लें, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, कुछ नहीं। और आप लोगों को पता है भाई मेहनत भी अच्छी खासी होती है, तो भाई अगर उसका रेस्पॉन्स ना मिले तो भाई थोड़ा सा दिक्कत तो लगेगी। ठीक है, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।